हाय एवरीवन, दिस इज प्रशांत फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सीएसई। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ आगामी बीपीएससी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मेंस मॉडल आंसर को डिस्कस करूंगा। आज का जो हमारा क्वेश्चन पेपर डिस्कशन होगा वह आगामी बीपीएससी मुख्य परीक्षा, जेपीएससी मुख्य परीक्षा, यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा सहित किसी भी पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मुख्य परीक्षा से संबंधित एक मॉडल आंसर को डिस्कस करूंगा। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह जुडिशियल एक्टिविज्म आज का हमारा टॉपिक होगा। या आपने अगर बीपीएससी मेंस परीक्षा के दौरान अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखा होगा, उसका एनालिसिस किया होगा, तो 64वीं बीपीएससी में जुडिशियल एक्टिविज्म से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। इसके बाद से लेकर अभी तक कभी भी जुडिशियल एक्टिविज्म पर प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। यानी कि आने वाले समय में जब बीपीएससी की मुख्य परीक्षा होगी, चाहे वह 67वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा को आप ध्यान में रखें या फिर उसके बाद में आने वाले जितने भी मुख्य परीक्षाएं होंगी, या ऑडिटर मुख्य परीक्षा है या सीडीपीओ मुख्य परीक्षा है, उन सभी के लिए जुडिशियल एक्टिविज्म एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं, क्योंकि विगत 2 वर्षों से इस पर प्रश्न नहीं पूछे गए हैं और हाल के दिनों में जुडिशियरी के द्वारा कई ऐसे इनिशिएटिव उठाए गए हैं, कई ऐसे स्टेप लिए गए हैं जो जुडिशियल एक्टिविज्म से संबंधित हैं। तो आइए आज जुडिशियल एक्टिविज्म से संबंधित मॉडल आंसर को डिस्कस करते हैं। आज का जो हमारा डिस्कशन होगा वह बीपीएससी मुख्य परीक्षा सिलेबस के अंतर्गत जीएस पेपर 2 सेक्शन 1 जो इंडियन पॉलिटी सेक्शन है उसके अंतर्गत जुडिशियल एक्टिविज्म से संबंधित टॉपिक होगा। प्रश्न है, न्यायिक सक्रियता से आप क्या समझते हैं? भारत में न्यायिक सक्रियता के उद्भव की परिस्थितियों का वर्णन करते हुए इसके पक्ष एवं विपक्ष में तर्कों को लिखें। यह किस प्रकार से सामाजिक न्याय को स्थापित करने में सहायक सिद्ध हुई है, स्पष्ट करें। जितने पॉइंट को हमने सर्किल किया है वे सभी की पॉइंट्स हैं इस प्रश्न के। यानी कि प्रश्न 3 सेक्शन में पूछे गए हैं, आपको 5 सेक्शन में आंसर लिखने होंगे। सबसे पहले आपको संक्षेप में इंट्रोडक्शन लिखनी होगी। इंट्रोडक्शन के बाद आपको बताना होगा कि आप न्यायिक सक्रियता से आप क्या समझते हैं, यानी कि न्यायिक सक्रियता की डिफिनीशन आपको देनी होगी। इसके बाद न्यायिक सक्रियता के उद्भव की परिस्थितियों के बारे में आपको चर्चा करनी होगी। किस प्रकार से 1970 से 1990 के बीच के दौरान किस प्रकार से भारत में जुडिशियल एक्टिविज्म का विभिन्न न्यायिक निर्णयों के माध्यम से विकास हुआ, उन परिस्थितियों का आपको बताना होगा। उसके बाद न्यायिक सक्रियता के पक्ष में आपको तर्क देने होंगे, फिर न्यायिक सक्रियता के विपक्ष में क्या क्या तर्क दिए जा सकते हैं ये आपको बताना होगा। और उसके बाद आपको बताना होगा कि सोशल जस्टिस की इस्टेब्लिशमेंट में जुडिशियल एक्टिविज्म की क्या रोल है, जुडिशियल एक्टिविज्म किस प्रकार से सामाजिक न्याय स्थापित करने में सहायक है। इसे आपको विभिन्न जो जुडिशियरी के निर्णय हैं उसे आप उसके माध्यम से आपको स्पष्ट करने होंगे और अंत में आपको कंक्लूजन करना होगा। इस प्रकार से इस आंसर की फॉर्मेटिंग होगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स की आती है आंसर राइटिंग के समक्ष कि आंसर की फॉर्मेटिंग क्या होनी चाहिए। तो जिस प्रकार से हमने यहाँ बताया है आप उसी प्रकार से आंसर की फॉर्मेटिंग तैयार करने की कोशिश करें। आइए सबसे पहले हम लोग इसमें भूमिका को देखते हैं कि इंट्रोडक्शन, ऐसे प्रश्न जब आए तो इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या लिख सकते हैं। न्यायिक सक्रियता शासन व्यवस्था के अंतर्गत एक नवीन अवधारणा है। नवीन अवधारणा कैसे है? क्योंकि इसका विकास मेनली 1990 के दशक में हुआ है। तो 1990 के दशक में जो अवधारणा विकसित हुई है तो वह तो नवीन अवधारणा ही मानी जाएगी ना। इसीलिए न्यायिक सक्रियता शासन व्यवस्था के अंतर्गत एक नवीन अवधारणा है। प्रारंभ में अमेरिकी संविधान के द्वारा न्यायिक सक्रियता को अपनाया गया था, लेकिन बाद में अन्य लोकतांत्रिक देशों ने भी इसे अपनाया। यानी कि एक बात यहाँ पर स्पष्ट है कि न्यायिक सक्रियता का जो कॉन्सेप्ट है वह अमेरिका से निकलकर सामने आया है और उसके बाद अन्य लोकतांत्रिक देशों ने इसे अपनाया, जिसमें भारत भी एक है। भारत में न्यायिक सक्रियता के कारण जहां एक तरफ लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा हुई है, वहीं दूसरी तरफ सामाजिक न्याय को स्थापित करने में भी यह कदम काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित हुई है। तो इस प्रकार से संक्षेप में हमने न्यायिक सक्रियता के इंट्रोडक्शन को देखा। अब प्रश्न का जो पहला सेक्शन है कि न्यायिक सक्रियता से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय जुडिशियल एक्टिविज्म। तो आइए देखते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म या न्यायिक सक्रियता क्या है। हमने इसे भी संक्षेप में बहुत स्पष्ट परिभाषा के माध्यम से यहाँ लिखा है। न्यायिक सक्रियता से तात्पर्य न्यायपालिका की सक्रियता से है ही 2 शब्द है न्यायिक सक्रियता में, एक न्यायिक और दूसरा सक्रियता। न्यायिक का मतलब होता है न्यायपालिका और सक्रियता का मतलब होता है सक्रिय होना। तो न्यायिक सक्रियता का सामान्य शब्दों में अर्थ होगा न्यायालय का सक्रिय होना या न्यायपालिका का सक्रिय होना।
जब विधायिका और कार्यपालिका अपने कार्यों को करने में अक्षम हो जाती है या जन समस्याओं के प्रति असंवेदनशील हो जाती है, तब जन समस्याओं को सुलझाने के लिए न्यायपालिका को सक्रिय होना पड़ता है और यही जो अवधारणा है वह न्यायिक सक्रियता कहलाती है। यानी कि संविधान के द्वारा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका इन सभी के कार्य अलग अलग बांट दिए गए हैं, इन सभी के कार्यों को विभाजित कर दिया गया है। लेकिन अगर विधायिका और कार्यपालिका अपने काम नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका, जिसे संविधान का संरक्षक, मौलिक अधिकार का संरक्षक कहा गया है, न्यायपालिका को इनकी निष्क्रियता के कारण जनहित के मुद्दों पर सक्रिय होना पड़ता है और न्यायपालिका समय समय पर कार्यपालिका और विधायिका को आदेश देती है ये कार्य करने के लिए। यही जो प्रक्रिया है वह न्यायिक सक्रियता कहलाती है। भारत में न्यायिक सक्रियता शब्द का उल्लेख संविधान के अंतर्गत कहीं नहीं किया गया है। इसका विकास विभिन्न न्यायिक निर्णयों के द्वारा समयबद्ध रूप से हुआ है। यानी कि हमने ऊपर बताया कि न्यायिक सक्रियता का विकास अमेरिका में हुआ है। अमेरिकी संविधान में अपनाए जाने के पश्चात विभिन्न लोकतांत्रिक देशों ने इसे अपनाया और उनमें भारत भी एक है। और भारत में संविधान के अंतर्गत कहीं पर भी इसका डायरेक्टली कंसेप्ट नहीं दिया गया है। यानी कि एक बात तो स्पष्ट हो गई कि भारत में न्यायिक सक्रियता संविधान के कारण इसका विकास नहीं हुआ, बल्कि विभिन्न न्यायिक निर्णयों के कारण इसका विकास हुआ है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर संक्षेप में न्यायिक सक्रियता की परिभाषा को समझा, न्यायिक सक्रियता क्या है इसे देखा। अब प्रश्न आता है कि भारत में न्यायिक सक्रियता के उद्भव की परिस्थितियों को बतलाएं। तो भारत में न्यायिक सक्रियता का विकास मुख्यतः 1990 के दशक में हुआ है। आप लक्ष्मीकांत वगैरह की बुक पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप में लिखा है कि 1970 के दशक में न्यायिक सक्रियता का विकास हुआ। बिल्कुल 1970 के दशक में इसका विकास हुआ, लेकिन इसका मेनली जो विकास होता है, मुख्य रूप से जो इसका डेवलपमेंट होता है वह 1990 के दशक में देखने को मिलता है। 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक फैसले दिए गए थे, जिस फैसले की मैं आगे चर्चा करूंगा। उस फैसले के बाद PIL का विकास हुआ। उसके बाद धीरे धीरे न्यायिक सक्रियता का कंसेप्ट उभरकर सामने आता है और मेनली यह समय जो होता है वह 1980 का एंड और 1990 का प्रारंभ। तो 80 और 90 के दशक में न्यायिक सक्रियता का प्रारंभ होता है। क्यों उसी समय न्यायिक सक्रियता का भारत में उद्भव हुआ, इसे हम लोग संक्षेप में समझते हैं। 1990 के दशक में भारत में राजनीतिक अस्थिरता विद्यमान थी। इसके कारण विधायी कार्य प्रभावित हो रहे थे। कैसे प्रभावित हो रहे थे? जब राजनीतिक अस्थिरता विद्यमान थी, किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो रहे थे, तो ऐसी स्थिति में विधायिका वाले जो विधायी सदस्य जो थे विधायिका के, वे सभी इसी कन्फ्यूजन में हमेशा रहते थे कि कब हमारी सरकार गिर जाएगी, कब विधानसभा और लोकसभा भंग हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में विधायी कार्य प्रभावित हो रहे थे, सुचारू रूप से कोई कार्य संपन्न नहीं हो पा रही थी। जो अल्पमत में सरकारें होती थी उस समय, जो सपोर्ट से सरकारें बनती थी, वे किसी बिल को पारित कराने की स्थिति में भी नहीं होती थी। तो इसके कारण विधायी कार्य प्रभावित हो रहे थे, विधायिका की गुणवत्ता में गिरावट आ रही थी तथा राजनीतिक दल भी जन समस्याओं के प्रति असंवेदनशील हो गए थे। ये सिर्फ अपनी सरकार को बचाने में लगे रहते थे, तो फिर जनता की समस्या का कैसे निराकरण करते। तो ऐसी स्थिति में राजनीतिक दल भी जन समस्या के प्रति असंवेदनशील हो गए थे। ऐसी स्थिति में जनता अपनी समस्याओं को लेकर न्यायपालिका के दरबार पर पहुंची। तब न्यायालय जनता के मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने के लिए सक्रिय हुआ। यही न्यायिक सक्रियता का कॉन्सेप्ट कहलाया। न्यायिक सक्रियता को विकसित करने में PN भागवती और जगदीश केलकर का महत्वपूर्ण रोल रहा है। इसके अलावा भी एक दो न्यायाधीश हैं जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अगर किसी की रही है तो PN भागवती और जगदीश केलकर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है न्यायिक सक्रियता के विकास में भारत में। न्यायिक सक्रियता के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अगर इसे हिंदी में देखा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 1980 के दशक में एक निर्णय दिया गया। वह वाद था पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ, जो कि 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा फैसले दिए गए। इसके द्वारा जनहित याचिका PIL का विकास हुआ और यही PIL न्यायिक सक्रियता का रूप आगे जाकर बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने समझा कि भारत में न्यायिक सक्रियता के विकास के उद्भव के दौरान भारत में राजनीतिक परिस्थितियां किस प्रकार से थी, उस समय की स्थितियां किस प्रकार की थी, आखिर उसी समय भारत में न्यायिक सक्रियता जुडिशियल एक्टिविज्म का विकास हुआ और PIL का विकास भी हमने इसे संक्षेप में समझा।
अब प्रश्न का जो तीसरा सेक्शन है, न्यायिक सक्रियता के पक्ष में अपने तर्क को बताना है। तो न्यायिक सक्रियता के पक्ष में कई सारे तर्क दिए जा सकते हैं, जैसे मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण से रक्षा। अगर विधायिका और कार्यपालिका किसी भी प्रकार के कोई कानून बनाती है, जैसे निवारक निरोध को लेकर आप करिए, जैसे निवारक निरोध के तहत अगर विधायिका कोई कानून बनाती है जिससे जनता के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं विधायिका के उस कानून के खिलाफ, और सर्वोच्च न्यायालय जो भी संविधान सम्मत होंगे उस पर निर्णय देगी। तो इस प्रकार से नागरिकों के मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण की रक्षा न्यायिक सक्रियता के माध्यम से न्यायपालिका करती है। सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना, सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना प्रश्न का सेक्शन भी है। हम लोग आगे विभिन्न डिसीजन के माध्यम से देखेंगे कि किस प्रकार से भारत में सामाजिक आर्थिक न्याय को स्थापित करने में जुडिशियरी या जुडिशियल एक्टिविज्म की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लोकतांत्रिक लक्ष्यों की प्राप्ति में सहयोग, यानी कि सरकार की तानाशाही से हमें वंचित, सरकार अगर कभी भी तानाशाह हो जाती है, जनहित के मुद्दों पर वह बेरुखी व्यवहार अपनाती है, तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका विधायिका कार्यपालिका को आदेश देगी कि आप जनहित के इस मुद्दों पर आप कार्य करिए, जनता के लिए आप विधि निर्माण करिए, तब जाकर आप लोकतांत्रिक रूप से काम कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक लक्ष्यों की प्राप्ति में सहयोग, सरकार की तानाशाही से बचाव, इन सारे जो मुद्दे हैं वह न्यायिक सक्रियता के पक्ष में तर्क दिए जा सकते हैं। इसके अलावा गरीब व वंचित वर्गों के अधिकार की रक्षा, गरीब व वंचित वर्गों के अधिकार की रक्षा कैसे होगी न्यायिक सक्रियता के माध्यम से। तो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि न्यायिक सक्रियता के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष जो है वह जनहित याचिका है। जनहित याचिका के कारण क्या होता है कि अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है वह स्वयं न्यायपालिका के दरवाजे तक नहीं जा सकता है, वह इतना गरीब है कि न्यायपालिका के दरवाजे तक वह पहुँच नहीं सकता है, तो ऐसी स्थिति में उस पीड़ित व्यक्ति की तरफ से कोई एक गैर सरकारी संगठन या कोई दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जा सकता है उस व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए। तो इस प्रकार से कहीं न कहीं वे गरीब वर्ग जो न्यायपालिका तक पहुंच भी नहीं बना पाते थे, वे न्यायिक सक्रियता के माध्यम से उनके अधिकारों की रक्षा भी सुनिश्चित हुई है। विधि निर्माण में विधायिका को सहयोग, न्यायिक सक्रियता के कारण एक ये भी इसका सकारात्मक पक्ष है कि विधि निर्माण के दौरान विधायिका को न्यायपालिका के द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं वही निर्देश कभी कभी विधि निर्माण में विधायिका के द्वारा अपना लिए जाते हैं, और एक तरह से विधायिका को एक न्यायपालिका के द्वारा सहयोगी रवैया इस संदर्भ में अपनाया जाता है। तो आप न्यायिक सक्रियता के पक्ष में तर्क इसे आप लिख सकते हैं। नीति क्रियान्वयन में कार्यपालिका को सहयोग, स्वाभाविक बात है कि जैसे आपने कई सारे नोटिस, आपने जब न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आपने देखा होगा कि अगर कोई नीति सरकार के द्वारा बनाई गई है, वह नीति पूरी तरह से उसका क्रियान्वयन हुआ लेकिन वह जनता के बीच फलदायी साबित नहीं हो पाई। ऐसी स्थिति में किसी गैर सरकारी संगठन के द्वारा न्यायपालिका के यहाँ याचिका दायर की गई और उस याचिका के निपटारे के दौरान न्यायपालिका के द्वारा कार्यपालिका को कई सारे निर्देश दिए गए कि आप इस नीति का इस प्रकार से क्रियान्वयन न कर इस प्रकार से करिए। तो कहीं ना कहीं नीति क्रियान्वयन में कार्यपालिका को सहयोग भी न्यायिक सक्रियता के माध्यम से मिलता है। तो इस प्रकार से न्यायिक सक्रियता के पक्ष में कई सारे तर्क दिए जा सकते हैं। आप इसे इस तरह से पॉइंट वाइज रूप में भी लिख सकते हैं, या फिर आप पॉइंट वाइज में लिखिए, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, उस रूप में भी आप आंसर को लिख सकते हैं। यहाँ संक्षेप में बताना था तो हमने इसे सर्किल वाइज इसे बताने का प्रयास किया है। अब प्रश्न का दूसरा सेक्शन है न्यायिक सक्रियता के विपक्ष में तर्क। न्यायिक सक्रियता के पक्ष में हमने तर्क तो समझ लिया, अब विपक्ष में क्या क्या तर्क दिए जा सकते हैं। पहला, लोकतांत्रिक मूल्यों का अतिक्रमण। लोकतांत्रिक मूल्यों का अतिक्रमण कैसे हो रहा है? जैसे हमारे संविधान के द्वारा विधायिका का जो कार्य है वह कानून बनाने का कार्य है, कार्यपालिका का कार्य कानून के क्रियान्वयन का कार्य है, वहीं न्यायपालिका का कार्य क्या है? जो कानून का उल्लंघन करता है उसे दंड देना न्यायपालिका का कार्य है। तो इस प्रकार से भारत में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों के कार्यों का बंटवारा किया गया है और यही संविधान में शक्ति पृथकीकरण का सिद्धांत कहलाता है। और अगर इन तीनों आपस में एक दूसरे के कार्य करने लगेंगे तो यह लोकतांत्रिक मूल्यों का अतिक्रमण होगा, क्योंकि न्यायपालिका का कार्य संविधान के द्वारा कानून उल्लंघन के दौरान जो भी कानून का उल्लंघन करता है उसे दंड देना है, लेकिन अगर वो भी विधायिका और कार्यपालिका का कार्य करने लगेगी, नीति क्रियान्वयन में वह कार्यपालिका को आदेश देने लगेगी, तो इससे कारण लोकतांत्रिक मूल्यों का अतिक्रमण होगा और दोनों के मध्य इसके कारण विवाद की स्थिति भी बनेगी। तो इस प्रकार से लोकतांत्रिक मूल्यों का अतिक्रमण एक महत्वपूर्ण विपक्ष में तर्क दिया जा सकता है।
न्यायिक तानाशाही की स्थापना। अब समझिए कि कानून निर्माण का कार्य भी न्यायपालिका करने लगेगी, कानून क्रियान्वयन का कार्य भी न्यायपालिका करने लगेगी और अपना कार्य भी अगर न्यायपालिका करेगी तो क्या इससे न्यायिक तानाशाही की स्थापना नहीं होगी? सभी पावर विधायिका और कार्यपालिका की सभी शक्तियों का न्यायपालिका अपने हाथ में अगर केंद्रीकरण कर लेती है तो इसे न्यायिक तानाशाही की भी तो स्थापना हो सकती है ना। तो इस प्रकार से यह एक विपक्ष में तर्क दिया जा सकता है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का विरोधी है यह न्यायिक सक्रियता का सिद्धांत। अभी हमने बताया शक्ति पृथक्करण यानी कि संविधान के द्वारा शक्तियां पृथक्कृत कर दी गई है सरकार की तीनों संस्थाओं के मध्य। सरकार की कौन कौन सी तीन संस्थाएं हैं? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम कानून बनाना, कार्यपालिका का काम कानून का क्रियान्वयन करना, न्यायपालिका का काम कानून क्रियान्वयन के दौरान जो उल्लंघन करे उसका दंड देना। तो अब चूंकि न्यायपालिका का काम दंड देने का है, लेकिन वह कार्यपालिका को आदेश देती है कानून बनाने के लिए, विधायिका को आदेश देती है किस प्रकार से कानून बननी चाहिए, कार्यपालिका को कहती है किस प्रकार से नीति क्रियान्वयन होनी चाहिए। तो यह एक दूसरे के लोकतांत्रिक मूल्यों का भी अतिक्रमण हो गया और शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का भी विरोधी हो गया। सरकार एवं न्यायपालिका के मध्य टकराव। अब कभी कभी आपने न्यूज़ में देखा होगा कि सरकार कुछ और कार्य करना चाहती है, न्यायपालिका उस पर कुछ और आदेश देती है, तो इसके कारण दोनों के मध्य टकराव भी कभी कभी उत्पन्न हो जाती है। और आपने कभी कभी ये भी देखा होगा न्यूज़पेपर के माध्यम से कि सरकार के मंत्रियों के अगर कोई न्यूज़ आ रही है उस पर न्यायपालिका के द्वारा उस पर डिसीजन दिए गए हैं तो और वह सरकार की विचारधारा के अनुरूप नहीं हो तो सरकार के कभी कभी मंत्रियों के द्वारा, जो सरकार के हिस्से हैं, मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं, उनके द्वारा कभी कभी यह कहा जाता है कि न्यायपालिका की भी अपनी एक सीमा होती है, न्यायपालिका को भी लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करना चाहिए। तो इसके कारण क्या है, वह सरकार और न्यायपालिका में टकराव में वृद्धि होती है। विधायी कार्यों में अड़चन। अभी हमने बताया कि विधायी कार्यों का काम नीति बनाने का कार्य किसका है? विधायिका का कार्य है, लेकिन अगर न्यायपालिका उसमें आदेश देगी तो एक तरह से अड़चन उत्पन्न हो गई। तो यह भी एक विपक्ष में तर्क जाती है। और एक सबसे जो महत्वपूर्ण पक्ष है, न्यायालय के भार में वृद्धि। आप जानते होंगे कि अभी भारतीय न्यायपालिका के पास लगभग 4 करोड़ केसेस पेंडिंग है और जबकि वह सिर्फ अपना कार्य कर रही है, न्यायपालिका का कार्य कर रही है। अगर वह विधायिका और कार्यपालिका का कार्य भी अपने सर के ऊपर ले ले तो आप समझिए कि कितने ज़्यादा केसेस पेंडिंग हो जाएंगे और न्यायपालिका के कार्यों में कितनी ज़्यादा वृद्धि हो पाएगी। तो ये कहने का एक विपक्ष में अच्छा तर्क दिया जा सकता है कि न्यायपालिका जब खुद का कार्य कर रही है और उसके बावजूद उसके पास लगभग 3-4 करोड़ केसेस पेंडिंग है और अगर वह विधायिका और कार्यपालिका का भी कार्य करने लगेगी तो न्यायपालिका के कार्यों में वृद्धि होगी, कार्यभार उसके बढ़ जाएगा और काफ़ी ज़्यादा केसेस वहाँ पर पेंडिंग हो जाएंगे। तो इस प्रकार से न्यायिक सक्रियता के विपक्ष में भी कई सारे तर्क दिए जा सकते हैं। अब प्रश्न का अंतिम सेक्शन जो आया है उस पर हम लोग देखते हैं। प्रश्न का जो सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है यह, इसमें कहा गया है कि किस प्रकार से न्यायिक सक्रियता सामाजिक न्याय स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तो न्यायिक सक्रियता यानी जनहित याचिकाओं के माध्यम से न्यायपालिका के द्वारा अनेक ऐसे निर्णय दिए गए हैं जो सामाजिक न्याय को स्थापित करने में सहायक साबित हो रहे हैं। जैसे हमने कई सारे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, संक्षेप में लिखा है, लेकिन एग्जाम्पल के रूप में हमने यहाँ समझाने का प्रयास किया है। जैसे सबसे महत्वपूर्ण जो अवधारणा है वह विभिन्न न्यायिक निर्णयों के माध्यम से अनुच्छेद 21 का विस्तार। अनुच्छेद 21 के तहत क्या है? राइट टू लाइफ, मौलिक अधिकार है आर्टिकल 21। इसमें जीवन के अधिकार की चर्चा की गई है और लोगों को गरिमामय जीवन प्रदान करने की बात की गई है। और गरिमामय जीवन प्रदान करने का जो बात है वह न्यायपालिका के द्वारा ही न्यायिक सक्रियता के माध्यम से प्रदान की गई है। तो इस प्रकार से सामाजिक न्याय स्थापित करने में आर्टिकल 21 के विस्तार के क्रम में न्यायिक सक्रियता काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समाज का किसी भी वर्ग हो, अमीर वर्ग हो या गरीब वर्ग हो, उन्हें गरिमामय जीवन जीने का अधिकार है। और यह कंसेप्ट किसने दिया है? भारतीय न्यायपालिका ने न्यायिक सक्रियता के माध्यम से। निजता के अधिकार जनता का मौलिक अधिकार है, यह अवधारणा भी न्यायिक सक्रियता के माध्यम से ही न्यायपालिका के द्वारा दिया गया है। गरिमा में जीवन जीने का अधिकार अभी हमने डिटेल किया। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा आदि ये सभी प्रदान किया गया न्यायिक सक्रियता के माध्यम से। अब देखिए, अगर 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी, यानी कि सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है, चाहे वह अमीर वर्ग का हो या गरीब वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो या किसी भी संप्रदाय का हो। अगर सभी वर्गों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी तो इससे तो सोशल जस्टिस स्थापित होगी ना। समाज 14 वर्ष तक के सभी बच्चे शिक्षित हो पाएंगे, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, समुदाय, संप्रदाय का हो, तो इससे सामाजिक न्याय स्थापित करने में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगी। अगला है
सेना में अस्थायी कमीशन हेतु महिलाओं का प्रवेश, कितना सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक क्रांतिकारी फैसला है। अस्थायी कमीशन हेतु महिलाओं के प्रवेश की चर्चा की गई है। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रदान की गई है। पैतृक संपत्ति में भी बेटी का अधिकार प्रदान किए जाने संबंधी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, ये सभी निर्णय है वह सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा क्रांतिकारी निर्णय माने जा सकते हैं, और जो कि न्यायिक सक्रियता के साथ साथ सामाजिक न्याय को स्थापित करने में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है। यानी कि अब समाज में अगर पैतृक संपत्ति में बेटी का अधिकार प्राप्त हो जाएगा तो समाज में अब पुत्र और पुत्री के बीच, बेटा और बेटी के बीच जो भेदभाव होते हैं वे समाप्त होंगे, और अगर इस प्रकार के लैंगिक भेदभाव समाप्त होंगे तो कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय भी स्थापित होगी। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित विशाखा निर्णय, या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा विशाखा निर्णय प्रदान किया गया है, जिसमें कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित इसमें कुछ गाइडलाइन प्रदान किए गए हैं। तो इस प्रकार से सामाजिक न्याय को स्थापित करने में ये सभी मददगार साबित हो रहे हैं। इसके अलावा कोविड काल में ऑक्सीजन सिलेंडर का न्यायपूर्ण वितरण, कोविड पीड़ितों की मौत के पश्चात मुआवजा आदि से संबंधित निर्णय हो, या फिर पर्यावरण संरक्षण, जेल कैदियों के हितों की रक्षा, मॉब लिंचिंग से संबंधित सरकार को दिए गए निर्देश, इन सभी से संबंधित निर्णय हो, ये सभी निर्णय किसी न किसी प्रकार से भारत में सामाजिक न्याय को स्थापित करने की दिशा में एक मददगार साबित हो रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने सेक्शन को देखा। अब प्रश्न का अंतिम उत्तर का जो अंतिम सेक्शन है वह है कंक्लूजन। हम लोग इसे संक्षेप में कंक्लूजन को समझते हैं। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि न्यायिक सक्रियता के कारण न सिर्फ नागरिकों के मौलिक व लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा हुई है, बल्कि सामाजिक न्याय को स्थापित करने में भी यह कारगर कदम साबित हुई है। यद्यपि न्यायिक सक्रियता का सिद्धांत संविधान के द्वारा प्रतिपादित शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का विरोधी है, तथापि लोकतंत्र स्थापित करने की दिशा में न्यायिक सक्रियता एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। तो इस प्रकार से न्यायिक सक्रियता से संबंधित मेंस का मॉडल आंसर फिनिश हुआ। आज के इस टॉपिक में हमने न्यायिक सक्रियता को देखा, जो कि बीपीएससी जीएस पेपर 2 सेक्शन 1 इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत आता है। यह बीपीएससी के साथ साथ आपको जेपीएससी की मुख्य परीक्षा, यूपीपीसीएस की मुख्य परीक्षा, एमपीपीसीएस की मुख्य परीक्षा, यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में भी जुडिशियल एक्टिविज्म एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहती है। तो इन सभी मुख्य परीक्षाओं में काफ़ी ज़्यादा यह मददगार साबित हो सकती है। आप लोग इस टॉपिक को काफ़ी अच्छे से कंप्लीट कर लें, क्योंकि 64वीं बीपीएससी के बाद इस टॉपिक को प्रश्न अभी नहीं पूछे गए बीपीएससी में, तो आगामी वर्षों में इस पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से आज का हमारा मॉडल आंसर डिस्कशन समाप्त हुआ। आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।